अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिन भाइयों के KPK में जिन भाइयों और बहनों के पेपर्स हैं, एग्ज़ाम होने वाला है लॉ का, उनके ह्यूमन राइट्स के पेपर में एक सिलेबस में ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसका क्विक ओवरव्यू आपको मैं बताता चलूँ। सबसे पहले कि हाउ दैट यूरोपियन कन्वेंशन वाज क्रिएटेड, ये आप थोड़ा सा आइडिया अपने जहन में रखें कि 1940s के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार अभी चल रही थी, तो यूरोप में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि हम लोग इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग फ्रीडम्स लोगों की प्रोटेक्ट करेंगे, और ट्रेड यूनियंस के हवाले से बड़ा कंसर्न था। तो लोग को जो वर्ल्ड के यूरोप के कॉर्नर्स पे जो लोग थे वो इकट्ठे हुए 1948 मई के अंदर, जब वर्ल्ड वार एंड हो चुकी थी। फिर कांग्रेस ऑफ यूरोप हेल्ड हुई हेग के अंदर, अ गैदरिंग ऑफ ओवर 750 डेलीगेट्स विच इंक्लूड लीडर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एकेडमिया, बिजनेस एंड रिलीजियस ग्रुप्स से लीडर्स इकट्ठे होते हैं, जिसमें कि विंस्टन चर्चिल, फ्रांसोइस मिटरैंड एंड कॉनरेड भी शामिल था। अब ये क्या हुआ, स्पीच जो चर्चिल की थी वो क्या पर्पस था, क्या सेंटेंस मेन यूज हुआ, इन द सेंटर ऑफ आवर मूवमेंट स्टैंड द आइडिया ऑफ अ चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स गार्डेड बाय फ्रीडम एंड सस्टेन्ड बाय लॉ, कि इस तरह से ह्यूमन राइट्स का चार्टर एक देना चाहिए जो कि प्रोटेक्शन भी हासिल हो, लॉ की प्रोटेक्शन हासिल हो और प्रोवाइड भी किया जाए। अब जो स्पीचेस हुई उसके थोड़ा बहुत पोर्शन ये है, रेफरेंस आपको कोट किया गया नीचे है कि गैदरिंग ECHR बिगेन टू टेक शेप। ECHR उस गैदरिंग में जो हेग के अंदर कन्वेंशन हुआ, इकट्ठे हुए लोग, उसके अंदर जो कॉन्फ्रेंस के दौरान जो स्पीचेस हुई, आइडिया उससे जनरेट किया गया। उस ECHR यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की शेप एक डेवलप होना शुरू हुई। फिर UDHR आया, ये तो आप सबको पता है, मेरे अर्लियर लेक्चर UDHR पे है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट लीगल इंटरनेशनल राइट्स का डॉक्यूमेंट है। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट UDHR है। The European Convention of Human Rights was formally drafted by the Council of Europe in Strasbourg during the summer of 1949. Over 100 members of parliament from across the Europe assembled to draft this charter. The UK was the very first nation to ratify the convention in March of 1951. Next, जो मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हैं, वो डिज़ायर है चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स गारंटिंग द लिबर्टी ऑफ थॉट, वही फ्रीडम्स और लिबर्टी, एक्सप्रेशन, असेंबली, राइट फ्रॉम पॉलिटिकल पोजीशन, वही डिज़ायर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 18 आर्टिकल्स हैं और कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी डिमांड की गई है यूरोपियन लेवल पे, कि वहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट भी बनाई जाएगी। ये आगे चल के एक अच्छी हेडिंग है इस टॉपिक के अंदर। फिर है कि ECHR केम इनटू फुल इफेक्ट 3 सितंबर 1953। अब कुछ ईयर्स होते हैं, कुछ जिन ईयर्स को आपने स्पेसिफिकली याद रखना है, वो ईयर्स याद रखें कि 1948 मई में हेग के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए थे, मोर देन 750 मेंबर टुक पार्ट, और विंस्टन चर्चिल था, वो एक सेंटेंस उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो इफ़ेक्ट आया पूरी तौर पे ECHR का मुकम्मल तौर पे जब लॉन्च कर दिया गया, वो 3 सितंबर 1953 थी। आपके पास आता है कि ECHR है क्या, बेसिकली इट इज़ अ कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी बिटवीन 47 स्टेट्स दैट आर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप। इसको यूरोपियन यूनियन से कंफ्यूज नहीं करना, काउंसिल ऑफ यूरोप एक डिफरेंट चीज़ है। गवर्नमेंट्स साइंड अप टू
The ECHR have made a legal commitment to abide by certain standards of behavior and to protect the basic rights and freedoms of people. It is a treaty to protect the rule of law and promote democracy in यूरोपियन कंट्रीज। अब 18 आर्टिकल्स हैं इसके। वो आर्टिकल्स बहुत सिंपल और इजी हैं। आप लोगों ने UDHR तैयार कर लिया होगा, ICCPR तैयार कर लिया, ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके इसमें जो यूरोपियन कन्वेंशन के अंदर 18 आर्टिकल्स वो क्या है? ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। आर्टिकल 1 कहता है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग की। टू लाइफ है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। आर्टिकल 3 है प्रोहिबिशन फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूल इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से रिस्पेक्ट ही आ जाती है इसमें भी। आर्टिकल 4 है प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 5 है राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, राइट टू अ फेयर ट्रायल। उसी के अंदर ये बता देना है कि इफ चार्ज विद एन ऑफेंस वो शुड बी assumed innocent until proven guilty। अगर किस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, इसमें एक सेंटेंस ज़रूर याद रखिएगा कि जब तक एक्यूज़ के अगेंस्ट कोई चार्ज साबित नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट ही समझा जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल चलता आ रहा है। किसी को इल्ज़ाम लगा देने पे कोई आदमी गिल्टी नहीं हो जाता। जब तक इल्ज़ाम साबित ना हो जाए किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तब तक वो इंसान, वो एक्यूज़ इनोसेंट ही समझा जाता है। वही कहते हैं कि एक्यूज इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। फिर आर्टिकल 7 में है नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, कि जब तक कानून ने किसी चीज़ की सज़ा डिसाइड नहीं की होगी तब तक कोई एक्ट, ऐसा एक्ट जो वो करता है जो लॉ जिसकी पनिशमेंट नहीं देता, तो फिर आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। राइट टू रिस्पेक्ट प्रिवेसी एंड फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस मेन हेडिंग्स याद रखें, उसके अंदर एक एक सेंटेंस लिख देने से का अच्छा क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाता है। आर्टिकल 9 है फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन। फिर 10 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फिर 11 में फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन है। फिर आर्टिकल 12 में राइट टू मैरी है। आर्टिकल 30 मैरिज करें और फैमिली भी स्टार्ट करें, ये राइट आप लोगों को हासिल है। आर्टिकल 13 राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी, कि आपके साथ अगर कोई ज्यादती हो गई, कोई नुकसान हो गया तो फ़ौरन आपकी रेमेडी आपको प्रोवाइड की जाए कानून की नज़र में। ऐसी कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाएं, लॉ ऐसा हो कि स्टेट आपको रेमेडी प्रोवाइड करे उस नेग्लिजेंस, उस एक्ट के अगेंस्ट। आर्टिकल 14 में प्रोहिबिशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है। ये तो हर मतलब कन्वेंशन का, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का डिस्क्रिमिनेशन तो हर एक का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल 15 है डेरोगेशन इन टाइम ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम में ये जो राइट्स है ये इनसे हट के भी स्टेट्स डिसाइड कर सकती हैं। एमरजेंसी मतलब वॉर हो गई, सिविल वॉर हो गई, इंटरनल एग्रेशन होती है, तो इन चीज़ों के वक्त क्या होगा कि राइट्स लिमिटेड हो जाएंगे। फिर आर्टिकल 16 है रिस्ट्रिक्शन ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ नॉन नेशनल्स, कि जो शहरी नहीं है किसी स्टेट के, वो अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज़ ऑफ राइट्स, ये प्रोहिबिट करेगा कि कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल किसी दूसरे और उनके राइट्स और फ्रीडम्स को किसी भी तरह से प्रोहिबिट मतलब अब्यूज़ नहीं किया जाएगा, प्रोटेक्ट करेंगे कन्वेंशन के ज़रिए। फिर आर्टिकल 18 है लिमिटेशन ऑन यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी आयद कर देते हैं कि अनलिमिटेड, अनब्रिडल नेचर के नहीं होते, आप जो चाहें वो नहीं कर सकते। एक रिस्ट्रिक्शन कानून ने लगा दी है, आप उसके बियॉन्ड जाके अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मतलब आप राइट टू लाइफ क्लेम करते रहें, 10 बंदे मार दें तो उस दौरान आपसे लोगों को बचाने के लिए आप अपना राइट टू लाइफ क्लेम नहीं करेंगे। राइट टू लाइफ वहाँ पर ख़त्म हो चुका होगा। आप लॉ के अंदर रहते हुए भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में ये नहीं है कि आप आज़ादी के साथ चलते फिरते जाएं और किंग के कमरे में जाने लग जाएं और क्वीन या किंग के महल में घुस जाएं कि जनाब मुझे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन राइट्स। अब हाउ डज ECHR रिलेट टू द यूकेज ह्यूमन राइट्स एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक हेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूके में एक ह्यूमन राइट एक्ट आया था 1998 तक, तो है the only way UK citizens could bring a legal challenge relying on their rights under ECHR was to go to European Courts of Human Rights। अब चार्टर के कन्वेंशन के नतीजे में, ECHR के नतीजे में यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इस्टेब्लिश हुई।
अब लोगों का क्या था कि जिसकी ह्यूमन राइट की वायलेशन होती थी सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन थी कि वो उस यूरोपियन कोर्ट में जाएं वायलेशन के नतीजे में। फिर 1998 में क्या हुआ, ह्यूमन राइट एक्ट आया, अलाउज द राइट्स गारंटीड बाय द ECHR टू बी एनफोर्स इन UK कोर्ट्स। तो जो यूरोपियन कन्वेंशन के ECHR के अंदर राइट्स दिए गए हैं उनको एनफोर्स UK के अंदर ही करवाया जा सकता है बाय ह्यूमन राइट्स एक्ट के जरिए। वो एक्ट में लेजिस्लेशन कर दी गई। द ह्यूमन राइट एक्ट ब्रिंग्स द ECHR इनटू ब्रिटिश लॉ, meaning that judicial decisions on human rights cases can be reached within the domestic legal system, building up a body of specifically domestic case law to refer to in the future. Next है कि what is European Court of Human Rights। अब ये बहुत अच्छा, अब आपको समझ आ गई होगी कि इस कन्वेंशन के नतीजे में ECHR के नतीजे में कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई, सेटअप किए गए 1958 में। इट इज़ बेस्ड इन स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। द कोर्ट एग्जिस्ट to safeguard the ECHR, providing a forum for people to believe their rights have been denied, allowing them to have their cases heard. अब जब ह्यूमन राइट्स का केस आता वो कहाँ करना पड़ता, इस 1959 की एस्टैब्लिश्ड एक यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स में करते थे। जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट लीगली बाइंडिंग है उन कंट्रीज पे जो कि कन्वेंशन से। फिर कंक्लूजन है, टू कंक्लूड द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स stands as a landmark in the protection of fundamental rights and framework. It provides individuals with the ability to seek justice beyond their national courts and holds member states accountable for upholding human rights. The ECHR has played a crucial role in shaping legal standards, ensuring respect for human dignity, and promoting democratic values throughout its jurisdiction. Its continuous evolution and adaptability to new challenges reinforce its importance as a dynamic instrument for safeguarding human rights in an ever-changing world. अब ये अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब करे। ये डिटेल